जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने पब्लिक फाइनेंस को शुरू किया था और पब्लिक फाइनेंस का जो टॉपिक नंबर 1 है वो हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने गवर्नमेंट रिसीट्स को देखा था, गवर्नमेंट को होने वाली डिफरेंट इनकम को देखा था। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इस वीडियो में होने वाला है वो होगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो इस वीडियो में हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को देखने वाले हैं। तो पिछली वीडियो आपने देख ली होगी, तो अगर आपने नहीं देखी है तो उसमें आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो। और अभी हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में हमें वो देखना है कि सरकार द्वारा जो खर्च किया हुआ पैसा है वो किस तरह से खर्च करती है, तो कहाँ कहाँ खर्च करती है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दो तरह से यहाँ कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये वो एक्सपेंडिचर होता है जिसमें जो खर्च किया हुआ पैसा सरकार के द्वारा होता है उससे ना कोई पब्लिक असेट क्रिएट होता है और ना ही कोई पब्लिक लाइबिलिटी उससे रिड्यूस होती है। ऐसा एक्सपेंडिचर which do not creates public assets, इसको लिख लो, which neither creates public assets nor reduce public liabilities। तो ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे ना आपकी पब्लिक असेट क्रिएट हो रहा है और ना ही पब्लिक लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो इसमें आप देखेंगे जो गवर्नमेंट सैलरी देती है वो इसमें आती है, क्योंकि उस सैलरी से ना ही कोई असेट क्रिएट हुआ और ना ही कोई पब्लिक लाइबिलिटी उससे रिड्यूस हुई है। ठीक है। और सेकंड इसमें आता है ग्रांट्स। सरकार डिफरेंट ग्रांट्स देती है, स्टेट्स को देती है या अदर कंट्रीज़ को देती है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही काउंट होता है। थर्ड इसमें सब्सिडीज़ आ जाती है। गवर्नमेंट्स के द्वारा डिफरेंट सब्सिडीज़ दी जाती है डिफरेंट चीज़ों पे, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी पे दे रहे हैं, कहीं पे फर्टिलाइज़र में मिल रही है सब्सिडी, गैस में सब्सिडी दी जा रही है। तो जितनी भी सब्सिडी में जो पैसा जा रहा है सरकार का, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होता है। उस पैसे से कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है और ना ही उससे कोई पब्लिक लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट किया जाएगा। थर्ड और फोर्थ रहेगा इसमें इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट्स, देखिए जो इंटरेस्ट पेमेंट्स वाला जो ये पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसी में ही होता है। लार्जेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यही होता है। इंटरेस्ट पेमेंट्स का मतलब ये हुआ कि जो हमने लोन लिया है हमारी कंट्री के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो लोन लिया है, कहीं से भी जो लोन उठाया है, उस लोन पे जो हम इंटरेस्ट देते हैं ईयरली, तो उसके लिए जो पेमेंट होगी वो होगी इंटरेस्ट पेमेंट। तो इतना सारा हमने लोन उठा के रखा है कि हम इंटरेस्ट पेमेंट जो देते हैं
वो इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सबसे ज़्यादा हो जाता है। एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पे चला जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट्स में ही पैसा चला जाता है। तो ये सैलरी, ग्रांट्स, सब्सिडीज़ और इंटरेस्ट पेमेंट्स में जो गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर होता है उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकंड जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के द्वारा होता है वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो एक्सपेंडिचर आएगा, ऐसा एक्सपेंडिचर इसमें सरकार के द्वारा आएगा विच लीड्स टू either increase in public assets or decrease in public liabilities। ठीक है, liabilities। ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे या तो पब्लिक असेट की क्रिएशन हो रही है यानी कि इंक्रीज देखने को मिल रहा है, या फिर पब्लिक लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलेंगे? ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो इसमें आपका आ जाएगा, फर्स्ट हम यहाँ पे रखते हैं जैसे कि गवर्नमेंट डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करती है, इसलिए करती है ताकि असेट्स की क्रिएशन हो, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ मेट्रो प्रोजेक्ट्स, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स हो गए, या फिर एयरपोर्ट्स में एयरपोर्ट्स की डेवलपमेंट हो। इस तरह से जितने भी आपके इस तरह के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं, यानी कि इनको हम किस में रखेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो भी इस तरह के गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं, इसमें एसेट्स की क्रिएशन हो रही है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें एसेट्स की क्रिएशन हो रही है। अगर एसेट्स की क्रिएशन हो रही है तो इसमें जो लगने वाला जो पैसा है, जो भी यहाँ पे अमाउंट लग रहा है, मनी जितनी भी यहाँ पे लग रही है, उसको हम कौन से एक्सपेंडिचर में काउंट करेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर में उसको काउंट करेंगे। ठीक है। सेकंड, इसमें रीपेमेंट ऑफ लोन्स आ जाएगा। देखिए, जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होती है, हमने लोन लिया है, उस पर जो इंटरेस्ट होता है, उस इंटरेस्ट को जो हम देते हैं उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट करते हैं। किसको? इंटरेस्ट पेमेंट को। क्योंकि इस इंटरेस्ट पेमेंट से हमारा कोई लाइबिलिटी कम नहीं हो रही है, क्योंकि जो लोन लिया वो तो है ही, वो लाइबिलिटी तो हमारे ऊपर है ही, हमने तो जस्ट इंटरेस्ट दिया। तो इंटरेस्ट देने से हमारी लाइबिलिटी कम नहीं हुई और ना ही कोई एसेट की क्रिएशन हुई। तो इसको इंटरेस्ट पेमेंट वाले पार्ट को हमने रखा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट होता है यहाँ पे रीपेमेंट ऑफ लोन्स। अगर हमने उस लोन को ही रीपेमेंट करनी है, उस लोन्स की
रीपेमेंट करनी है यानी कि उसको ख़त्म करना है, तो वो आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। वो इसलिए आएगा क्योंकि इस लोन को रीपे करने पे हमारा जो इसके कारण इस लोन के कारण जो लाइबिलिटी हमारे ऊपर थी, हमारे ऊपर जो लाइबिलिटी थी वो रिड्यूस हुई जब हमने इसको रीपे किया। तो यहाँ पे जो भी हमने मनी इन्वेस्ट की, जो भी एक्सपेंडिचर हमने यहाँ पे किया, वो आपका रिपेमेंट ऑफ लोन्स में जो एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। ठीक है। थर्ड इसमें रहेगा, थर्ड पॉइंट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में रहेगा, जो लोन्स दिए जाते हैं सरकार के द्वारा किसको, या तो अदर स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा लोन, या फिर एनी पीएसयू और पीएसई, फॉरेन गवर्नमेंट एडीसी। तो किसी को भी जो लोन दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो वो लोन क्या है, उसको हम एसेट मानते हैं। लोन को क्या मानते हैं, एसेट। अगर हम उसको दे रहे हैं तो हमारा यहाँ पे एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट की क्रिएशन हो रही है। तो इसलिए इसको यहाँ पे जो लोन देने में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट करेंगे। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर वाला पार्ट। ठीक है। रिसीट्स वाला पार्ट हमने पिछली वीडियो में देख लिया है, जिसमें हमने देखा था गवर्नमेंट को होने वाली डिफरेंट तरह से होने वाली जो इनकम है वो गवर्नमेंट रिसीट्स में आती है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में वो पैसा जो सरकार इन्वेस्ट करती है, कहीं पे खर्च करती है, वो एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है। ये दोनों ही हमारे हो चुके हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर की कैटेगरी अभी 2017-18 में इंट्रोड्यूस हुई है, न्यू क्लासिफिकेशन एक इंट्रोड्यूस हुई है, उसको यहाँ पे मैं थोड़ा बता देता हूँ। न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये न्यू क्लासिफिकेशन है। इससे पहले जो होती थी अर्लियर प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता था। अब क्या है न्यू क्लासिफिकेशन में, क्या है वो देखते हैं। न्यू क्लासिफिकेशन किसके द्वारा सजेस्ट की है, सजेस्टेड बाय शिवराज सिंह कमेटी, जो कि सब ग्रुप ऑफ नीति आयोग है। इसमें क्या है कि इसमें जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसको यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वाले पार्ट में स्कीम एक्सपेंडिचर को रखा गया है, स्कीम एक्सपेंडिचर। सेकंड में नॉन स्कीम एक्सपेंडिचर को रखा है। क्या है स्कीम एक्सपेंडिचर? स्कीम एक्सपेंडिचर में वो फंड्स आते हैं जो सरकार द्वारा एलोकेट किए जाते हैं किसी स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। कोई प्लान्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा, कोई प्रोग्राम होगा जो पहले से ही प्लान्ड होगा या स्पेसिफिक होगा, वो इसमें आता है। जैसे कि इसमें दो तरह से इसको आगे फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और सेंटर सेक्टर स्कीम्स। सेंटर सेक्टर स्कीम्स वो स्कीम्स होती हैं
जिसमें जो फाइनेंस है 100, इसमें 100% जो फाइनेंस होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। लेकिन जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट उसको स्पॉन्सर करती है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 100% फाइनेंस नहीं रहता है। इसमें भी 3 तरह की आगे इसमें स्कीम्स आती हैं। ये सारी डेवलपमेंटल स्कीम्स है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कोई डेवलप हो रहा है, तो उस तरह की ये स्कीम्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो उसको स्कीम एक्सपेंडिचर कहेंगे। इसमें जो फर्स्ट आएगी वो कोर ऑफ द कोर स्कीम। इसको फर्दर अगर आपने डिटेल में पढ़ना है तो आप इनको गूगल कर लेना। इसमें 6 तरह की स्कीम्स आती हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेकंड होगी कोर स्कीम्स। जो स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये 20 तरह की होंगी, 20 कोर स्कीम्स होंगी इसमें। और थर्ड इसमें रहेगी ऑप्शनल स्कीम। इसमें कितनी है? इसमें 2 हैं। लेकिन इसके अलावा जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के द्वारा होता है, एनी अदर एक्सपेंडिचर अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सपेंडिचर, जो यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया है, एनी अदर एक्सपेंडिचर, वो आएगा नॉन स्कीम एक्सपेंडिचर में। जैसे कि बात कर ली है हमने ऊपर, इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट्स हम दे रहे हैं वो इसमें आएगा। या फिर हम डिफेंस के लिए जो एलोकेशन कर रहे हैं बजट की, जो भी एक्सपेंडिचर वहाँ पे होगा डिफेंस के लिए, सैलरीज़ के लिए, सैलरी, पेंशन, etc। इस तरह का जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो एनी अदर एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में यानी कि नॉन स्कीम एक्सपेंडिचर में आएगा। और स्कीम एक्सपेंडिचर में वो स्कीम्स आएंगी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है और सेंटर सेक्टर स्कीम्स होती हैं। ठीक है, ये न्यू क्लासिफिकेशन है। ये न्यू क्लासिफिकेशन कब इंट्रोड्यूस हुई है? ये इंट्रोड्यूस हुई है 2017-18 में। इससे पहले क्या था? इससे पहले ये था प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर अर्लियर, 2017 और 18 से पहले। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ मेट्रो प्रोजेक्ट्स, नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट्स एट्सेट्रा। और सेकंड इसमें रीपेमेंट ऑफ लोन्स है। और थर्ड इसमें लोन्स जो हम देते हैं किसी स्टेट गवर्नमेंट को, एनी PSU और फॉरेन गवर्नमेंट्स को। तो इसके अलावा जो आता है वो आता है इफ़ेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। इफ़ेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमने यहाँ पे जिक्र किया है वो तो आएगा ही आएगा, बट इसमें जो कैपिटल ग्रांट्स है वो भी आ जाएगा। इफ़ेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें क्या होगा? इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमने यहाँ पे बात की है वो आएगा ही आएगा, प्लस इसमें कैपिटल ग्रांट्स भी आएगी। ऐसी ग्रांट्स जो कि दूसरी स्टेट्स को दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सो दैट वहाँ पे एसेट्स की क्रिएशन हो सके। एसेट्स की क्रिएशंस के लिए जो कैपिटल ग्रांट्स गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है वो भी इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में प्लस होती है। और टोटल जो अमाउंट बनता है उसको हम बोलते हैं इफ़ेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हमारा एक्सपेंडिचर वाला पार्ट हो चुका है। अब हम बात करेंगे डेफिसिट्स की। गवर्नमेंट डेफिसिट, थर्ड टॉपिक जो हमने देखा था। यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक था हमारा गवर्नमेंट रिसीट जो कि पिछले कल हो चुका है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अभी हमने कर लिया। अब हम देखेंगे गवर्नमेंट रिसीट डेफिसिट्स।
गवर्नमेंट डेफिसिट्स को अब देखते हैं। गवर्नमेंट डेफिसिट में हम देखेंगे फर्स्ट रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट्स में आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसमें से जब माइनस करते हैं टोटल रेवेन्यू रिसीट्स, तब रेवेन्यू डेफिसिट आता है। यानी कि जो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, जो हमने अब यहाँ पे देखा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या हुआ था, उसमें सैलरी, ग्रांट्स, सब्सिडी और इंटरेस्ट पेमेंट्स में जो एक्सपेंडिचर हुआ था वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। इसमें से माइनस हमने क्या किया, इसमें से हमने माइनस किया टोटल रेवेन्यू रिसीट्स। टोटल रेवेन्यू रिसीट्स क्या हुई, जो टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू से जो इनकम आई थी सरकार को, वो इसमें आएगा, उसको माइनस करेंगे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमने किया और रेवेन्यू रिसीट उसमें से माइनस करेंगे, जो टोटल बचेगा उसको बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है। सेकंड हमारा यहाँ पे रहेगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होगा, इसमें जो रेवेन्यू डेफिसिट यहाँ पे आया, कैसे आया, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से माइनस किया टोटल रेवेन्यू रिसीट्स को, तो जो रेवेन्यू डेफिसिट यहाँ पे आया उसमें से भी हम माइनस करेंगे कैपिटल ग्रांट को। ये सारा मैं आपको अभी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। भी इस साल का जो बजट आया है उसमें मैं आपको बताऊंगा ये कैसे अप्लाई हो रहा है। रेवेन्यू डेफिसिट में से जब कैपिटल ग्रांट्स को माइनस करेंगे, ऐसी कैपिटल ग्रांट्स जो कि स्टेट्स को दी गई है, किसको दी है, स्टेट्स को दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा, किस लिए, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, यानी कि वहाँ पे असेट्स की क्रिएशन हो सके, असेट्स की क्रिएशन हो सके, तो उसके लिए जो कैपिटल ग्रांट दी है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट्स को, उसको माइनस करेंगे रेवेन्यू डेफिसिट से, और जो टोटल अमाउंट जितना भी आएगा रुपीज़ में, उसको हम बोलेंगे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है। थर्ड इसमें जो डेफिसिट होगा वो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम काफ़ी यूज़ करते हैं, जिस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए कि सरकार ने इतना पैसा बोरो किया है, वो है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट ये वही डेफिसिट है जिसको एफडी भी बोलते हैं। इस फिस्कल डेफिसिट के बेस पे ही हमें पता चलता है कि सरकार कितना अमाउंट बोरो करेगी। बोरोइंग अमाउंट कितना है वो यहीं से पता चलेगा, हमें कितनी बोरोइंग्स की ज़रूरत है, बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट यहीं से पता चलती है। कैसे पता चलती है वो हम अभी देखेंगे। यहाँ से हमें क्या पता चलता है, बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स कैसे, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर, अब मैंने टोटल एक्सपेंडिचर की बात की है, टोटल एक्सपेंडिचर में आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आएगा, रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा, इसमें दोनों ही एक्सपेंडिचर इसमें आएंगे। इसमें से माइनस करेंगे हम किसको, रेवेन्यू रिसीट्स को, प्लस ये दोनों को ही माइनस करेंगे, दूसरा क्या है, एनडीसीआर। याद करो मैंने क्या बताया था, एनडीसीआर लास्ट वीडियो में हमने बात की है एनडीसीआर के बारे में। इन दोनों को माइनस करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर से। जब टोटल एक्सपेंडिचर से इन दो चीज़ों को माइनस करेंगे, रेवेन्यू रिसीट्स यानी कि टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू से जो इनकम हुई है,
उसको माइनस करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर से, और एनडीसीआर को माइनस करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर से। एनडीसीआर क्या है? एनडीसीआर है आपका नॉन डेट कैपिटल रिसीट, और ये आपकी रेवेन्यू रिसीट्स जिसमें टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है। इसमें एनडीसीआर में आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं है। इसमें सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट से जो आने वाली इनकम है, इसमें डिसइन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम आएगी, डिसइन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम, और दूसरी आएगी रिकवरी ऑफ लोन्स। जब हमने किसी को लोन दिया है उसकी रिकवरी हमें होती है, तो जो इनकम होती है उसको कैपिटल रिसीट में काउंट किया जाता है, और डिसइन्वेस्टमेंट से जो इनकम होती है उसको भी कैपिटल रिसीट में काउंट करते हैं, और इन दोनों को मिला के बनता है एनडीसीआर, नॉन डेट कैपिटल रिसीट। तो रेवेन्यू रिसीट में आपका टैक्स रेवेन्यू आती है, टैक्स रेवेन्यू से जो पैसा आता है जो कि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस से पैसा आता है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू से जो पैसा आता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में जैसे कि फ़ीस, फाइन और जो किसी तरह का जो आपको ग्रांट्स मिली है वो यहाँ पे आता है। तो जितना अमाउंट बचेगा यहाँ पे, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स माइनस एनडीसीआर, माइनस मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया हुआ है, तो ये दोनों ही माइनस हो रही हैं। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे जो टोटल अमाउंट बचेगा वो होगा फिस्कल डेफिसिट। यही फिस्कल डेफिसिट हमें बताएगा कि बोरोइंग की रिक्वायरमेंट कितनी है, क्योंकि इतना एक्सपेंडिचर हमने करना है तो हमारे पास इतनी इनकम भी होनी चाहिए, जबकि हमारी इनकम इतनी होती नहीं है। जो ये टोटल इनकम है, ये दोनों इनकम है, ये वाली इनकम है, ये इनकम इस टोटल एक्सपेंडिचर से कम है। तो इसलिए इस एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए हमें बोरोइंग करनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पैसा बोरो करना पड़ेगा। तो ये पैसा जो बोरो करेंगे हम, उसको हम क्या बोलेंगे? फिस्कल डेफिसिट, कि इतनी कमी है और इसको हमें बोरोइंग से पूरा करना पड़ेगा। ठीक है। और जो ये फिस्कल डेफिसिट वाला जो कॉन्सेप्ट है, फिस्कल डेफिसिट वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने एडॉप्ट किया है बाय द रिकमेंडेशन ऑफ सुखमय चक्रवर्ती कमेटी, इन्होंने इसको रेकमेंड किया था। इस कमेटी ने, सुखमय चक्रवर्ती कमेटी ने एफडी कॉन्सेप्ट को रेकमेंड किया था, तब से इसको लागू किया गया। इससे पहले था अर्लियर बजट डेफिसिट वाला कॉन्सेप्ट पहले था, अब उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अब हम फिस्कल डेफिसिट को कंसिडर करते हैं कि कितना एफडी फिस्कल डेफिसिट हमारा इस साल होगा। और जैसे कि इस साल का जो टारगेट है हमारा फिस्कल डेफिसिट का, वो है 4.5 ऑफ जीडीपी का 4.5 ही हमारा फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए। लेकिन एस्टिमेटेड तो 4.4 है कि इतना होगा, लेकिन हमने टारगेट जो रखा था कि 4.5 से हमने कम ही रखना है, कम ही होना चाहिए हमारा फिस्कल डेफिसिट। और 4.4 हमारा इस बजट में हमने एस्टिमेट लगाया हुआ कि 4.4 आएगा। ठीक है। जो बजट डेफिसिट था, इसमें क्या होता था? इसमें जैसे यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस एनडीसीआर है ना, लेकिन उसमें एनडीसीआर नहीं होता था, उसमें टोटल लाइबिलिटीज़, इसमें एनडीसीआर प्लस उसमें ये भी जो लाइबिलिटीज़ थी ना, वो भी माइनस होती थी, यहाँ से माइनस होती थी। और इसमें और क्या था, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कैपिटल जो रिसीट्स थी, इसमें डिसइन्वेस्टमेंट रिकवरी ऑफ लोन्स, जिसको एनडीसीआर कहा था हमने, एनडीसीआर। और इसमें था मार्केट बोरोइंग्स, जो मार्केट से पैसा उठाया है, और जो अदर लाइबिलिटीज़ हैं
जो इस तरह से अदर लाइबिलिटीज़ हैं, ये भी इसमें ली गई थी। बजट डेफिसिट में इसको इंक्लूड किया गया था इन चारों को, जो कि हमें रियल फेस नहीं बताती थी गवर्नमेंट का। क्योंकि अगर हम उन दोनों को इसमें इंक्लूड करेंगे, बोरोइंग्स को भी इंक्लूड करेंगे और लाइबिलिटीज़ को भी इंक्लूड करेंगे, तो जो फिस्कल डेफिसिट है वो और कम आएगा। तो हमें उससे लगेगा कि सरकार ने तो कुछ बोरो किया ही नहीं, तो फिस्कल डेफिसिट बहुत कम आएगा, तो उससे रियल फेस जो है गवर्नमेंट का सामने नहीं आएगा। तो इसलिए सुखमय चक्रवर्ती कमेटी ने फिस्कल डेफिसिट का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें कि एनडीसीआर ही ओनली इंक्लूड होता है, इसमें माइनस होता है टोटल एक्सपेंडिचर से, ना कि लाइबिलिटी और बोरोइंग्स माइनस होती हो। इसमें एनडीसीआर ही माइनस होता है और रेवेन्यू रिसीट्स माइनस होती हैं। तो जो टोटल अमाउंट होता है वो फिस्कल डेफिसिट होता है, ठीक है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो इस कॉन्सेप्ट्स को यूज़ नहीं करती। डेवलप्ड कंट्रीज़ इस कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं करती। वो क्या करती हैं? वो यूज़ करती हैं प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। ये थर्ड था ना, फिस्कल डेफिसिट। फोर्थ हम लिखते हैं इसको, फोर्थ इसको लिख लो, बजट डेफिसिट को, इसको क्या ही लिखना, लिख लेना आप फोर्थ इसको। और फिफ्थ प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है, जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें से भी माइनस किया जाता है। फिस्कल डेफिसिट से माइनस किया जाता है इंटरेस्ट पेमेंट्स। जो लोन हमने लिया होता है या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है उसमें ये कॉन्सेप्ट लिया जाता है। तो जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें से वो माइनस करते हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स। जो उन्होंने कहीं से लोन उठाया है, उस लोन पे जो इंटरेस्ट पेमेंट वो दे रहे हैं उसको भी वो माइनस करते हैं, और उससे और ज़्यादा रियल फेस सामने नज़र आता है सरकार का। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया है। हमारे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं है। हमारे यहाँ पे अभी फिस्कल डेफिसिट का कॉन्सेप्ट है, ये भी अभी आया है, उससे पहले बजट डेफिसिट था। तो अभी हमारे यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। और प्राइमरी डेफिसिट का कॉन्सेप्ट कहाँ यूज़ होता है? डेवलप्ड कंट्रीज़ में इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। इसमें फिस्कल डेफिसिट से माइनस किया जाता है इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो ये बजट 2025-26 का है, जो कि फरवरी में इसको लाया था। इसमें अगर आप कुछ चीज़ें देखेंगे जो हमने पढ़ ली हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे, जैसे कि टोटल रेवेन्यू रिसीट्स की यहाँ पे बात की है। रेवेन्यू रिसीट्स जो होगी, जो 23-24 में जो रेवेन्यू रिसीट्स थी वो इतनी थी, 27 लाख करोड़ के आसपास थी। और फिर 24-25 में 31 लाख करोड़ के आसपास इसको एस्टिमेट किया था। लेकिन रिवाइज्ड में, यानी कि जो आई सामने एक्चुअल में, वो 30 लाख करोड़ यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट हुई थी। और अभी 25-26 के लिए जो एस्टिमेटेड है वो है 34 लाख करोड़ के आसपास यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट्स प्राप्त होगी। उसमें से जो टैक्स रेवेन्यू है वो ये दी हुई है और नॉन टैक्स रेवेन्यू ये है। इन दोनों को मिला के ये बनेगा, ये अमाउंट बनेगा। उसी तरह से कैपिटल रिसीट्स की बात हमने की है, तो इस साल इतनी कैपिटल रिसीट्स हमें प्राप्त होगी, 16 लाख करोड़ लगभग। और जो कि पहले वाला अमाउंट आप यहाँ पे देख सकते हो। ये कैसे मिलके बना, इसमें रिकवरी ऑफ लोन्स आया है। जो हमने लोन दिया है उसको रिकवर किया जाएगा, तो इतना पैसा हमें वहाँ से आएगा। और अदर रिसीट्स में इतना इनकम आएगी सरकार को, और बोरोइंग्स करके या अदर लाइबिलिटीज़ में इतना इनकम यहाँ से आएगा। तो ये सारा तीनों को मिला के बनता है इतना 16 लाख करोड़, लगभग 16 लाख करोड़। एग्जैक्ट कितना है? 16,44,936 करोड़ रुपीज़। तो टोटल रिसीट्स में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसमें आपका यहाँ पे, अच्छा चेंज हो गया, यहाँ पे अगर अब जैसे रेवेन्यू रिसीट्स है, कैपिटल रिसीट है, इन दोनों को मिला के टोटल रिसीट्स आएगी, वो कितनी है? लगभग 50 लाख करोड़। 25-26 में जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 है उसमें इतनी टोटल हमें रिसीट देखने को मिलेगी, इतनी इनकम सरकार को होगी।
इतनी राजस्व की प्राप्ति सरकार को होगी, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स दोनों को मिला के। और टोटल एक्सपेंडिचर जो सरकार करेगी वो भी लगभग इतना ही होगा। तो उसमें से जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा वो इतना होगा, और इंटरेस्ट पेमेंट में जो पैसा जाएगा वो इतना होगा। ग्रांट्स जो हम देंगे कैपिटल असेट्स की क्रिएशन के लिए वो इतना होगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होगा वो इतना होगा। ये सारा मिला के इतना एक्सपेंडिचर बनेगा। ठीक है। इफ़ेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की हमने अभी बात की थी कि उसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो तो आएगा ही आएगा। जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमने यहाँ पे बात की ये वाला, ये तो आएगा ही आएगा, प्लस इसमें ग्रांट्स आ जाएगी साथ में। जैसे 12 नंबर कौन, सॉरी यहाँ 12 नंबर ये है और 13 नंबर ये, दोनों को मिला के जो बनेगा ग्रांट्स। ये ज़्यादा खिचड़ी होगी, 1 मिनट मिट जा भाई। तो यहाँ पे ग्रांट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर इन दोनों को मिला के बनेगा इफ़ेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू डेफिसिट की अपने बात की थी, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हुआ है और कितनी रेवेन्यू इनकम हुई है। 10 माइनस 1, 10 में क्या है वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस 1 रेवेन्यू रिसीट कितनी हुई है, तो वो यहाँ पे देख पाएंगे आप, इतनी होगी। और इफ़ेक्टिव रेवेन्यू रिसीट में क्या होगा कि जो रेवेन्यू डेफिसिट हुआ था 15 नंबर, और उसमें 12 नंबर माइनस होगा, 12 नंबर जो कि ग्रांट्स होगी, जो कि क्रिएशन करेगी कैपिटल की, जो कि ग्रांट्स दी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दूसरी स्टेट को, वो माइनस होगी इसमें, तो इतना अमाउंट आएगा। फिजिकल डेफिसिट जो कि 15 लाख करोड़ के आसपास आएगा, यानी कि इतना पैसा हम मार्केट से उठाएंगे ताकि हमारी जो एक्सपेंडिचर मीट हो सके। ठीक है जी। आपने देखा होगा कि ऊपर एक्सपेंडिचर इतना है, लेकिन आगे फिर ये इफ़ेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर तो इतना बढ़ गया है, तो इसलिए रेवेन्यू तो हमारा कम है, लेकिन जो फिजिकल डेफिसिट है वो इसके कारण आ गया यहाँ पे, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और टोटल जो हमारी इनकम है वो कम है, जिसके कारण फिजिकल डेफिसिट यहाँ पे आ गया। जैसे आप देखेंगे भी 9 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 करेंगे, 9 है यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर, उसमें से 1 को माइनस किया यानी कि रेवेन्यू रिसीट को माइनस किया, और फिर यहाँ पे आपने 5 और 6 को माइनस किया। 5 नंबर पे आपकी रिकवरी ऑफ लॉन्स है और 6 नंबर पे अदर रिसीट्स है, इसको माइनस किया, तो टोटल फिजिकल डेफिसिट आपका यहाँ पे आ गया। प्राइमरी डेफिसिट्स जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ यूज़ करती है इस कॉन्सेप्ट को, वो इतना आ रहा है। ठीक है। इस साल जो प्रोजेक्टेड अमाउंट है फिजिकल डेफिसिट का वो 4.4% रहेगा, किसका, जीडीपी का। और जीडीपी कितनी रहेगी इस साल हमारी 2025-26 में, वो अप्रोक्सीमेटेड इतनी रहेगी, इतनी एस्टिमेटेड है। कितना है ये अमाउंट, ये लगभग 356 लाख करोड़ का है। 356 लाख करोड़ जीडीपी रहेगी, जो कि 2024-25 में 324 करोड़ के आसपास थी। तो इसमें जो इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, जीडीपी ग्रोथ जो है वो 10.1% की रहेगी। ठीक है, जो कि अच्छी ग्रोथ है अगर ये होती है तो इस तरह से ये हमने देख लिया है बजट को इस साल के। इसमें अगर आप देखेंगे कि इसमें ये चीज़ यहाँ पे शो की होती है, रूपी कम्स फ्रॉम, कि पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, या अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। जैसे कि टोटल पैसा जो है, टोटल जो इनकम होगी सरकार को, वो उसको उन्होंने 1 पैसा माना है, 1 पैसा। उस 1 पैसे को इन्होंने फिर यहाँ पे काटा हुआ है कि उस 1 पैसे, सॉरी 1 रुपये, क्या बोल रहा हूँ मैं, 1 रुपये माना है टोटल इनकम को। तो जैसे यहाँ पे सरकार के द्वारा जो टोटल इनकम हुई है उसको उन्होंने 1 रुपये माना है। ठीक है, उस 1 रुपये का कितना कितना हिस्सा कहाँ से आया वो देखना है। आप इसको परसेंटेज में भी ले सकते हो कि टोटल इनकम जो सरकार को होगी उसमें से 17% इनकम जो इस बार कॉरपोरेशन टैक्स से होगी, जो कि पिछले साल भी 17% थी। और इनकम टैक्स से इस बार लगभग 22% इनकम होगी, जो कि पिछली बार 19% थी। और फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कस्टम ड्यूटी से 4%, जो कि पिछले साल भी इतनी थी लगभग। और यहाँ पे यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5%, पहले भी इतनी थी पिछले साल। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो जीएसटी है और अदर टैक्सेस है, उसमें 18% इनकम आपकी यहाँ से आएगी, जो पिछले साल भी लगभग इतनी ही थी।
और नॉन टैक्स रिसिप्ट 9%, जो पिछली बार भी 9% थी। और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट में 1% इनकम आएगी, पिछले साल भी इतनी थी। और यहाँ पे बोरोइंग्स जो होगी वो कम हुई है, जो कि अच्छी बात है, बोरोइंग हमारी कम होनी चाहिए। बोरोइंग्स और अदर लाइबिलिटी हमारी 24% रहेगी, जो कि पिछली बार 27% थी। ये पैसा कहाँ से आएगा वो दिखाया है इन्होंने यहाँ पे 1 रुपये के हिसाब से दिखाया है कि टोटल इनकम अगर 1 रुपया है, 1 रुपी है, तो 1 रुपी में से कितना कितना पैसा कहाँ से आया है इन्होंने ऐसे दिखाया है, मैंने आपको परसेंटेज में बताया, ठीक है। और रुपी गोज़ टू यानी कि एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होगा वो देख लो। देखो यहाँ पे 20% तो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट में ही चला जाएगा, एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। पिछली साल ये 19% था, इस बार ये 20% होगा, यानी कि हमने लोन और ज़्यादा लिया है तो तभी इंटरेस्ट पेमेंट भी बढ़ी है। डिफेंस में हमारा 8% एक्सपेंडिचर रहेगा, जो कि पिछली बार भी 8% था। मेजर सब्सिडीज़ यहाँ पे 6% पे रहेगी, और जो कि इतनी थी पहले भी। जो फाइनेंस कमीशन और अदर जो ट्रांसफ़र्स होते हैं वो 9%, यहाँ पे 8% इस साल रहेंगी, पिछली बार 9% थी। स्टेट्स का जो शेयर होता है टैक्सेस में वो 22% यहाँ पे चला जाएगा इस बार, पिछली बार 21% दिया था। पेंशन में 4% था पिछली बार, और अभी भी 4% होगा। और अदर एक्सपेंडिचर 8, और पिछली बार 9 था। और जो यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी वो 8% वहाँ पे चला जाएगा बजट का, जो टोटल आपका जो एक्सपेंडिचर है। और यहाँ पे 9%, हाँ यहाँ पे 8, यहाँ पे भी 8 ही है। तो लगभग इस तरह से रुपया हमारा खर्च होगा जो यहाँ पे दिखाया गया है। और रुपया कहाँ से आएगा वो भी यहाँ पे बताया गया है कि कॉरपोरेशन टैक्स से हमारा सबसे काफ़ी बड़ा अमाउंट आ रहा है, और इनकम टैक्स से भी हमारा काफ़ी बड़ा अमाउंट यहाँ पे आ रहा है इनकम के तौर पे। बाकी तो छोटे छोटे अमाउंट है। जीएसटी, 3 चीज़ें यहाँ पे मेन है, जीएसटी से पैसा आ रहा है, इनकम टैक्स से पैसा आ रहा है, और कॉरपोरेशन टैक्स से जो आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा आ रहा है। और सबसे ज़्यादा पैसा जो आ रहा है वो आ रहा है बोरिंग से, यानी कि उधार लेके, जो कि सबसे ज़्यादा है। हम उधार पे ज़्यादा टिके हुए हैं, जो कि कम होना चाहिए। और यहाँ पे जो जब हम खर्च कर रहे हैं तो खर्च करने में सबसे ज़्यादा पैसा हमारा लोन के इंटरेस्ट देने में ही जा रहा है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। सबसे ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे 22% आपका स्टेट्स में उनका जा रहा है, टैक्स का जो शेयर है वहाँ जा रहा है। लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट अगर 20% जा रहा है तो वो भी कम अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।